हाय एवरीवन। सो जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज डेटाबेस लैंग्वेजेस इन सीरीज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट। देखो डियर, अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे है, डेटाबेस पे कौन कौन से यूजर्स जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के साथ वर्क करने के लिए आपके पास कौन कौन सी कमांड्स हो सकती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो ताकि आप अपने डेटाबेस के साथ इंटरैक्टिवली वर्क कर सको। देखो, आपको काम करना है ना, और इजी मैनर में काम करना है। तो फॉर दैट रीजन हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम परफॉर्म कर सकते हैं इस टास्क को। हम समझा सकते हैं डेटाबेस को कि भाई हमको क्या चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली डेटाबेस हमको क्या करेगा, वो एक्शन जो है वो परफॉर्म कर देगा। या फिर अगर मुझे मान लो कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे डीबीए अगर एक यूजर है वो तो डिफाइन करेगा ना स्कीमा को। तो डिफाइन करने के लिए भी कुछ कमांड्स होंगी। तो इस ढंग से हमारे पास बहुत सारी कमांड्स होती हैं। तो किस कैटेगरी में आती है डेटाबेस लैंग्वेजेस। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चा देखो, लैंग्वेजेस क्या होते हैं इन जनरल, दे हेल्प अस टू कम्युनिकेट एंड शेयर आवर थॉट्स विद अदर पीपल। देखो, लैंग्वेज इन जनरल क्या है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है जिससे हम अपने थॉट्स और एक्सप्रेशंस जो होते हैं दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू कन्वे आवर थॉट्स टू अदर पीपल। दूसरे लोगों के साथ हम अपनी बातें जो है वो कन्वे कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सिमिलरली डेटाबेस लैंग्वेज हेल्प द यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। तो अगर हम डेटाबेस लैंग्वेजेस की बात करें, तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, उससे हम अपने थॉट्स एंड एक्सप्रेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो सिमिलरली डेटाबेस की लैंग्वेज वो होगी जो हेल्प करेगी कि हम डेटाबेस पे कम्युनिकेट कर सके, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सके। डीबीएमएस यूजेस क्वेरीज टू असेस द डेटाबेस। तो डीबीएमएस क्या करता है, वो क्वेरीज का यूज करता है। क्वेरी क्या होता है डियर, आपके क्वेरी नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको क्वेश्चन बोलते हैं। तो डीबीएमएस में भी हम एक्चुअली क्या करते हैं, वन वन लाइन या टू टू लाइन का कुछ कोड लिखते हैं, जिससे क्या होता है, हम उसको ये बता देते हैं कि हमको ये चीज चाहिए या ये चीज हमको कैसे मिलेगी या ये चीज कर दे। ठीक है, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखते इसके अंदर, उसका रीजन भी अभी डिस्कस करेंगे। तो हम इसके अंदर कुछ क्वेरीज देते हैं जिससे हम डेटाबेस को एसेस कर सकते हैं। डेटाबेस लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ क्रिटिकल टास्क्स दैट हेल्प अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फंक्शन करेक्टली। तो क्या होता है कि डेटाबेस का जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करती हैं जिससे हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो ढंग से फंक्शन करता है। डेटाबेस लैंग्वेजेस हेल्प टू रीड, स्टोर एंड अपडेट द डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस है उसकी हेल्प से हम डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है उसको रीड भी कर पाएंगे, यानी हम देख पाएंगे। उसको हम स्टोर भी कर पाएंगे, यानी सेव भी कर पाएंगे। एंड अपडेट भी कर पाएंगे, यानी अगर कभी उस डेटाबेस के डेटा को चेंज करना है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, चाहे उस डेटा में मॉडिफिकेशन हो, चाहे उसको हम डिलीट करें, तो ऐसा कुछ करना है तो वो हम सारे एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे डेटाबेस लैंग्वेजेस की हेल्प से। तो अगर हम टाइप्स पे चलें, तो जो टाइप्स ऑफ कमांड्स हैं वो है डीडीएल, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये 4 कैटेगरीज आती हैं लैंग्वेजेस की, और इन लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास बहुत सारी कमांड्स हैं। जैसे डीडीएल लैंग्वेज, जो डीडीएल है उसका कंसर्न किसके साथ है कि हम डेटाबेस को जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जब उसका स्कीमा बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये सारी कमांड्स हमको हेल्प कर सकती हैं। क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। फर्दर हमने डिटेल में पढ़ना है तो अभी नहीं बता रही। मैनिपुलेशन लैंग्वेज वो वाली है जो डेटा को मैनिपुलेट करेंगी, मतलब कोई चेंज अगर हमको डेटा पे परफॉर्म करना है तो ये सारी लैंग्वेजेस हमको हेल्प करने वाली है। अगर हमको डेटा पे कंट्रोल करना है कि कौन उसको यूज कर सकता है, कौन यूज नहीं कर सकता, तो ये वाली है ग्रांट एंड रिवोक। और अगर हमारा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ काम है तो कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ये वाली लैंग्वेज हमको हेल्प करेगी। तो ये सारा हमने फर्दर डिटेल में पढ़ना है, हर एक कमांड वर्क करती कैसे है। तो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी ले रहे हैं विच इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो स्कीमा को डिफाइन करने में हेल्प करती है, ये स्कीमा को स्पेसिफाई। मतलब क्या है कि जो हमने स्कीमा क्रिएट किया था अब उसको बनाना भी तो पड़ेगा ना कोडिंग फॉर्म में। तो ये वाली जो लैंग्वेज है ये उसमें हेल्प करेगी, जो आपने स्कीमा सोचा है अब उसको प्रोग्रामेटिकली हम बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है डेटाबेस का, अगेन वो ये स्पेसिफाई कर रही है, एक ही बात है। वी कैन ऑल्टर द स्ट्रक्चर। देखो, एक बार हमने स्ट्रक्चर बना दिया, हो सकता है कि अब उसको मेरा मन हो कि मैं उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करूं, जरूरी थोड़ी ना कि जो पहली बार में हमने बना दिया वो ठीक है।
हो सकता है स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हो, तो वो फैसिलिटी भी हमें ये देती है, हम ऑल्टर कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। अगर मान लो मुझे कुछ टाइम बाद लगता है कि यार पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर दो, पूरा का पूरा डेटाबेस मेमोरी से ही खत्म कर दो, जैसे हम नॉर्मली कभी अनइंस्टॉल कर लेते हैं कोई सॉफ्टवेयर, तो वैसे ही मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाए, तो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं कंप्लीट डेटाबेस को। तो डीडीएल कैन बी यूज्ड टू क्रिएट टेबल्स, schemas, indexes, constraints in a database। डीडीएल लैंग्वेज से आप टेबल की क्रिएशन कर सकते हो, स्कीमास क्रिएट कर सकते हो, इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो, या कंस्ट्रेंट यानी कंडीशंस डाल सकते हो। सिंस डीडीएल कमांड्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एंड नॉट द डेटा, क्योंकि डीडीएल की जो कमांड्स हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ टेबल को चेंज करती है और ना कि डेटा, देयरफॉर दीज आर मेनली यूज्ड बाय डीबीए एंड नॉट द एंड यूजर। तो इसीलिए उनको यूज कौन करता है? डीबीए। डीबीए कौन है? जो डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है ना। और डीडीएल की जितनी भी लैंग्वेजेस है, बस कमांड्स है, मैंने आपको बोल दिया कि वो सारी किस पे वर्क कर रही है, स्ट्रक्चर पे ही वर्क कर रही है। तो इसका मोस्टली डीबीए यूज करता है, एंड यूजर नहीं, क्योंकि एंड यूजर को डेटा से मतलब होता है और ये वाली लैंग्वेज डेटा पे काम नहीं करती। ठीक है। तो इसके अंदर जो पहली कमांड आती है डीडीएल लैंग्वेज के अंदर, दैट इज योर क्रिएट कमांड। अब क्रिएट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक तुम डेटाबेस नहीं बनाओगे, टेबल नहीं बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे बेसिकली, तो डेटा डालोगे किसमें? तो क्रिएट कमांड आपका जितने भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टेबल हो, डेटाबेस हो, कोई इंडेक्स हो, तो वो सारी चीजें आप किसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हो? क्रिएट। तो अगर वो बोलता है कि अगर मान लो आपको एक डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो उसका सिंटेक्स आपका क्या रहेगा? आप सबसे पहले लिखने वाले हैं क्रिएट, क्योंकि कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा ना कि भई मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ, तो आप लिखोगे क्रिएट। उसके बाद आप बताओगे बनाना क्या है? डेटाबेस बनाना है, टेबल बनाना है, इंडेक्स बनाना है, तो जो चीज़ बनानी है आपको वो भी लिखनी पड़ेगी डेटाबेस। उसके बाद नेम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप क्लास में 5 स्टूडेंट्स हो, एग्ज़ाम्पल है, तो 5 स्टूडेंट्स को पता तो होना चाहिए ना, मतलब मेरे पास 5 स्टूडेंट्स के नेम तो होने चाहिए ना, ताकि मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूँ। अब मेरा सॉफ्टवेयर है माईएसक्यूएल का, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि उसमें सिर्फ़ एक ही डेटाबेस होगा, उसमें तो मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। तो हर एक डेटाबेस का नेम होना ज़रूरी है, ताकि जब नीड हो तो हम उस डेटाबेस के पास जाके उस पे काम कर सकें। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ? क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम, उसके बाद मैं सेमीकोलन लिखूँगी। सेमीकोलन यहाँ पे टर्मिनेटर ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है। जैसे इंग्लिश का सेंटेंस जब एंड होता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हो, तो सिमिलरली जब भी आपकी ये वाली स्टेटमेंट एंड होगी तो आप एक सेमीकोलन लगाओगे। तो आपने लिखना है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। तो इससे जब आप लिखोगे तो आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा एक ईएमपी नेम का डेटाबेस क्रिएट होगा। अगर मान लो मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, तो आपको डियर पता है टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, पर रोज में तो डेटा ही होता है, जो असली जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, वो तो कॉलम ही है उसका। है ना? कॉलम के नेम से अगर मैं आपको बोलूँ नेम देखना है, तो आप नेम वाले कॉलम पे जाओगे ना। अगर मैं बोलूँ क्लास देखनी है, तो आप क्लास वाले कॉलम पे जाओगे, ठीक है? तो अगर आपको एक टेबल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको क्रिएट वर्ड लिखना है, उसको बताना है कि भई बना क्रिएट करना चाह रहा हूँ। फिर टेबल लिखोगे क्योंकि आपको टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद आप टेबल का नेम लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक डेटाबेस के अंदर आपके मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने टेबल का नेम लिखा। उसके बाद आप लगाओगे ये वाला ब्रैकेट, जो कि मैंडेटरी है। ये पैरेंथेसिस लगाने के बाद अब आप क्या करोगे, पहले कॉलम का नाम दोगे, उसके बाद आप उसकी डेटा टाइप दोगे। मतलब आप बताओगे कि भाई उस डेटा के अंदर उसके अंदर क्या टाइप ऑफ डेटा जाएगा, कि नंबर टाइप का जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक टाइप का जाएगा, किस टाइप का डेटा जा रहा है, अल्फाबेट्स जा रहे हैं, क्या जा रहा है। तो आप पहले कॉलम का नेम देके ये बताते हो कि भाई उसमें क्या जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में आप उसका साइज़ लिखते हो। साइज़ से कंप्यूटर को पता चल जाता है कि भई इस वाली फ़ील्ड के लिए या इस वाले कॉलम के लिए मुझे कितना स्पेस रिज़र्व करना है मेमोरी में, ठीक है? उसके बाद आप अगर कोई कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो कंस्ट्रेंट की जगह, ठीक है? कोई भी कंडीशन कि इसके अंदर वैल्यू इसमें 500 से ग्रेटर होनी चाहिए, इसमें 100 तक के मार्क्स आ सकते हैं, या अगर आप लिखना चाहो कि इसको प्राइमरी की बना दो। की का एग्ज़ाम्पल अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे। वो सारा, तो अगर कोई भी कंडीशन आप देनी चाहो ग्रेटर देन लेस देन की, तो वो यहाँ पे दे सकते हो। जब आपने एक कॉलम का सारा कुछ स्पेसिफाई कर लिया स्ट्रक्चर, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना यहाँ पे, तो पूरे कॉलम का एक स्ट्रक्चर बता दिया, तो फिर आप कॉमा लगाओगे और फिर आप आ जाओगे सेकंड कॉलम पे। फिर दूसरे कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप, उसका साइज और उसका कंस्ट्रेंट। ऐसे करते हैं, फिर कॉमा लगाओगे, फिर तीसरे का दोगे। जब आपको लगे कि मैंने सारे कॉलम कंप्लीट कर लिए हैं, तो फिर आप कॉमा नहीं लगाओगे, आप सिंपली ये ब्रैकेट लगाओगे और सेमीकोलन लगा दोगे कि मेरा स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होगी। तो जैसे हम एग्जांपल लें,
क्रिएट टेबल पर्सन, मैंने बोला एक टेबल बनाओ जिसका नाम है पर्सन, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मैंने बोला कि इसके अंदर जो पहला कॉलम रहेगा उसका नाम होगा पर्सन की आईडी और वो होगा इंटीजर टाइप का। अब जो डियर ये जो फील्ड होती है ना साइज वाली, ये मैंडेटरी नहीं होती। अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, नहीं तो नीड नहीं है। अगर आप साइज दे देते हो तो जो साइज आप देते हो वो रिजर्व करता है। अगर आप साइज नहीं देते हो तो इन दैट केस क्या होता है, जो इसका अपना साइज होता है इंटीजर का, ये उसके अकॉर्डिंग रिजर्व कर लेता है। जैसे इंट के लिए -32468 टू 32767 वाला जो होता है, थ्री टू -32768 टू 32767 का जो डेटा है वो साइज रिजर्व कर लेता है, ठीक है। वैसे ही अगर आपने दूसरा कॉलम बनाएंगे लास्ट नेम, उसमें varchar var देखो, जब भी नंबर टाइप का कुछ बनाना हो जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं आनी तो आप इंटीजर रख लो। अगर आपने varchar, अगर आपको पता है कि मैंने न्यूमेरिक भी डालना है और मैंने अल्फा न्यूमेरिक टाइप डालना है, मतलब कैरेक्टर्स भी आएंगे और नंबर्स भी आएंगे, तो ऐसी जो डेटा टाइप होती है वो varchar हो जाती है। तो आप उसको varchar टाइप का बना लो और साइज लिख दो। फिर नेक्स्ट कॉलम बनाया फर्स्ट नेम, उसका डेटा टाइप और उसकी साइज, इसी ढंग से एड्रेस के लिए उसी टाइप के लिए सिटी के लिए। जब कंप्लीट हो गया तो ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, ठीक है। दूसरी जो कमांड होती है डियर, दैट इज ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड क्या करती है, ये मॉडिफाई करती है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मतलब आपने एक टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया था, ये एक स्ट्रक्चर मैं बना चुकी हूँ। अब इस स्ट्रक्चर में चेंज करना है अगर मुझे, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूँ। अब स्ट्रक्चर में चेंज कैसे हो सकता है, डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, डेटा टाइप ये एक कॉलम रिमूव भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, ऑल्टर कमांड का यूज करते हो, या फिर कोई नया कॉलम भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि अगर आपको कोई न्यू कॉलम डालना है तो आप क्या करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नहीं, ऑल्टर टेबल आपको लिखना ही पड़ेगा कि भाई मैं ऑल्टर कर रही हूँ, किसको चेंज कर रही हूँ, टेबल को चेंज कर रही हूँ, और उसका नेम लिख दिया आपने। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और फिर आप लिखोगे ऐड। ऐड का मतलब है कि आप बता रहे हो कि भाई हाँ मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड करने हैं कॉलम्स, तो पहले कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, ब्रैकेट में उसका साइज भी लिख सकते हो, दूसरे कॉलम का नाम डेटा टाइप, तीसरे कॉलम का नाम डेटा टाइप। जब सारे कॉलम ऐड हो जाए तो फिर उसको एंड कर दो। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉई, एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल है उसको मैंने चेंज करना है, उसमें ऐड कर दो, एक और कॉलम डाल दो जिसका नाम सैलरी हो, इंटीजर उसकी डेटा टाइप हो और 10 उसका साइज हो, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, ठीक है। जब मैंने चेंज करना है, एग्जिस्टिंग में चेंज करना है ना, उसमें मैं कोई नई चीज डालना चाह रही थी तो मैंने ऐड कीवर्ड लिखा। अब मुझे एग्जिस्टिंग में चेंज करना है कि पहले मैंने कोई कॉलम, जैसे यहाँ पे मैंने कॉलम बना रखा है सैलरी, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि सैलरी का डेटा टाइप चेंज हो जाए, इंटीजर से फ्लोट हो जाए, क्योंकि इंटीजर में तो सिर्फ क्या है, विदाउट डेसिमल वाली प्लेसेस आएंगी, है ना। लेकिन मैं चाहती हूँ डेसिमल वाले नंबर्स भी आ जाए। तो उसके लिए जैसे किसी की सैलरी है 32,000.98, मान लो किसी की सैलरी इस ढंग की भी हो सकती है, या क्योंकि लीव्स भी लेते हैं लोग, तो इस ढंग की सैलरी बन सकती है कैलकुलेशन पे। तो मैंने बोला कि सैलरी जो है वो फ्लोट टाइप की होनी चाहिए, तो मॉडिफाई कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई, कॉलम का नेम और उसकी जो न्यू डेटा टाइप है आप वो लिख दो। उसके बाद है, मान लो आपको कोई रिमूव करना है कोई कॉलम, तो कॉलम रिमूव करने के लिए आप बोलोगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। अब आप जो वर्ड लगाओगे वो होगा ड्रॉप, आप बोल रहे हो हटाओ। मैंने आपको ड्रॉप पीछे भी बताया है कि जब आप आपको कोई स्ट्रक्चर जब भी रिमूव करना होगा कोई भी, तो आप ड्रॉप लिखोगे। तो आप लिखोगे ड्रॉप, ड्रॉप क्या करना है, कॉलम, और उसके बाद कॉलम का नेम लिख देना। आपने बोला कि भाई मैं टेबल को ऑल्टर करने वाला हूँ, फिर मैंने टेबल का नाम बताया, फिर मैंने बोला कि मुझे ड्रॉप करना है कॉलम, और फिर मैंने बोला कॉलम का नेम, ठीक है। अगर आपको रीनेम करना है कोई कॉलम, मतलब पहले से कॉलम था, अब उसको कोई नया नेम देना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने बोला ऑल्टर करना है मुझे टेबल, टेबल का नेम बताऊंगी, क्योंकि मुझे रीनेम करना है तो मैं रीनेम कीवर्ड लिखूंगी, कॉलम साथ में लिखूंगी, उसको बताऊंगी ना कि मैं रीनेम किसको कर रही हूँ, कॉलम को रीनेम कर रही हूँ, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। फिर मैंने बता दिया कि जो पुराना कॉलम नेम था उसको इस न्यू कॉलम नेम में कर दो। तो जैसे मैंने बोला ऑल्टर टेबल ईएमपी, रीनेम कर दो एक कॉलम को, मान लो पहला जो कॉलम का नेम था वो एम्प्लॉय नेम था, अब उसको ई नेम में आप कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये जो आपकी थी सारे ऑल्टर की कमांड्स थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आपकी ड्रॉप है एंड ट्रंकेट है। ड्रॉप क्या बोलती है, इट इज यूज टू ड्रॉप द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली फ्रॉम मेमोरी। जैसे जब मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, जब मैंने कॉलम को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, तो क्या हुआ कि ये कंप्यूटर की मेमोरी से ही हट गया।
अब जब आप उस टेबल को कभी भी यूज करोगे तो वो कॉलम आपको नहीं दिखेगा, वो खत्म हो चुका है। तो जब भी ऐसे कोई भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आपको मेमोरी से ही खत्म करना होता है तो आप ड्रॉप की कमांड यूज कर सकते हो। पीछे हमने देखा कि हम एक कॉलम को कैसे हटा सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि एक डेटाबेस को ही खत्म करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, या अगर एक टेबल को ड्रॉप करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो टू ड्रॉप अ डेटाबेस, तो आपको सिंपल लिखना है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। ड्रॉप से बाद आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ड्रॉप करना किस चीज को चाहता हूँ, तो आपने लिखा है ड्रॉप डेटाबेस ईएमपी। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ एक डेटाबेस को जिसका नेम है ईएमपी। अब मान लो आप ड्रॉप करना चाहते हो किसी टेबल को, तो आप लिखोगे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, कि भाई मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ आप डेटाबेस बता रहे थे, आप बताओगे कि मैं टेबल को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ और उसका नेम क्या है, स्टूडेंट। तो आपका जो टेबल है उस डेटाबेस में से वो एक टेबल मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे तो पूरा डेटाबेस ही मेमोरी में से खत्म हो गया, यहाँ पे आपका सिर्फ एक टेबल खत्म होगा मेमोरी में से। नेक्स्ट आती है डियर आपकी ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि ये थोड़ा सा ना एम्बिगियस टर्म है। इट इज यूज टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ये जितने भी रिकॉर्ड्स है टेबल में से उनको रिमूव करने के काम आती है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं टेबल में से। Although truncate table is similar to delete, it is classified as a DDL statement rather than a DML statement. देखो ट्रंकेट का काम क्या है कि आपके टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, यानी जितना भी ऐसा डेटा पड़ा हुआ है, ये रिमूव डेटा ही करती है। और मैंने आपको बोला था कि जो भी डीडीएल की कैटेगरी में आएगा वो एक्चुअल में जो भी कमांड डीडीएल की कैटेगरी में आएगी, वो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाली है, वो डेटा के ऊपर काम नहीं करने वाली। पर ट्रंकेट ऐसी कमांड है जो कि डेटा पे काम करती है, फिर भी हम इसको डीडीएल में लिख रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि ये इसलिए थोड़ी सी एम्बिगियस कमांड है। तो दोबारा से पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज यूज टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। रिकॉर्ड्स डिलीट कर रही है, मतलब रोज डिलीट कर रही है जिनमें डेटा पड़ा है। तो फिर ये भाई डीडीएल में क्या कर रही है, तो इसका मतलब ये सिमिलर कमांड है। देखो एक कमांड और होती है डिलीट। ड्रॉप तो पता है कि स्ट्रक्चर को डिलीट कर रही है, ट्रंकेट कह रही है कि भाई मैं डेटा ही डिलीट कर रही हूँ। पर ऐसे ही एक और कमांड है डिलीट जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, और वो डीएमएल में है जिसका काम क्या है, रिकॉर्ड्स को ही डिलीट करना। तो फिर भाई ट्रंकेट है ही क्यों, और अगर है भी तो डीडीएल की कैटेगरी में क्यों आ रही है। तो मैंने बेसिकली आपको वो पढ़ाना है। देखो ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस क्या है। ट्रंकेट जो है वो पहले ड्रॉप कर देती है। अगर आप ट्रंकेट कमांड यूज करोगे ना किसी टेबल पे, तो वो क्या करेगी, पहले वो काम करेगी ड्रॉप टेबल की तरह। वो पूरा का पूरा टेबल जो है वो डिलीट कर देगी मेमोरी में से, मतलब उसका स्ट्रक्चर डिलीट कर देगी। और स्ट्रक्चर डिलीट करने के बाद उसके बाद वो रिक्रिएट करेगी उस टेबल को। और जब रिक्रिएट करेगी तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। उसके बाद फिर उसमें डेटा नहीं होगा, क्योंकि ट्रंकेट का काम तो यही है ना कि सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दे। तो उसने रिकॉर्ड डिलीट कैसे किया, उसने पहले पूरा टेबल ही खत्म कर दिया, उसने टेबल को ही मेमोरी में से डिलीट कर दिया जैसे ड्रॉप कमांड करता था। और दोबारा से उसने फिर टेबल बनाया जिसके अंदर उसका स्ट्रक्चर था। तो ये जो काम होता है, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है देन द डिलीट कमांड, जो कि एक-एक रो को डिलीट करती है, ठीक है? तो क्योंकि ये डीएलोकेशन कर रही होती है मेमोरी में से पहले, पूरा का पूरा, ठीक है? तो इस वजह से ये जो है डीडीएल की कैटेगरी में आती है, और इसी रीज़न से ये जो है फास्ट भी काम करती है। उसके बाद ये क्या बोलता है, इसका सिंटैक्स क्या है? तो सिंटैक्स के लिए आपको बस ट्रंकेट लिखना है, टेबल लिखना है कि ट्रंकेट कर रही हूँ मैं किसी टेबल को, और फिर टेबल का नेम लिख दो। तो ट्रंकेट टेबल ईएमपी। तो उससे होगा क्या, पहले ये टेबल पूरा ड्रॉप हो जाएगा मेमोरी में से, फिर दोबारा से बनेगा, और जब दोबारा से बनेगा तो उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, खाली होगा वो टेबल, ठीक है? अगला आता है आपकी रीनेम कमांड। तो अगर कोई भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आपको रीनेम करना है तो आप रीनेम का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको एक टेबल रीनेम करना है, तो आपको रीनेम लिखना है और टेबल का नेम लिखना है और न्यू टेबल लिख देना है। तो रीनेम सैलरी टू टोटल सैलरी। अगर आपको किसी कॉलम को रीनेम करना है तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम, हम पीछे भी ये कमांड यूज कर चुके हैं। तो आपको रीनेम कॉलम तब आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं किसी कॉलम को रीनेम करना चाह रहा हूँ, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम, ठीक है? ये एग्जाम्पल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है। तो क्योंकि ये सारी कमांड जब आपकी इफेक्ट करती है स्कीमा को, तो ये आपकी कैटेगरी में आएंगी डीटीएल की।
नेक्स्ट जो कैटेगरी है डियर दैट इज योर डीएमएल की लैंग्वेज। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जो कि यूजर्स को हेल्प करती है टू असेस और मैनिपुलेट द डेटाबेस डेटा। जो डेटा पे काम कर रही होती है, तो ये यूजर्स को हेल्प करेगी कि वो उस डेटा को या तो असेस कर सके या फिर वो उसको मैनिपुलेट यानी चेंज कर सके। इट हैंडल्स यूजर रिक्वेस्ट एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा मॉडिफिकेशन। ये यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है क्योंकि ये डेटा पे काम करती है ना सारी कमांड्स, तो ये यूजर के काम की है। These commands are used to perform certain operations जैसे insertion, deletion, updation and retrieval of data। मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो डेटा, एसेस कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो न्यू डेटा, डिलीट भी कर सकते हो प्रीवियस डेटा, या फिर जो डेटा ऑलरेडी पड़ा है उसको अपडेट कर सकते हो। These all commands can be roll backed। मतलब अगर सर्टेन पॉइंट पे आपको लगता है कि नहीं जो भी मैंने काम किया है वो ठीक नहीं है, उसको वापस कर दो, अंडू कर दो। नॉर्मल भाषा में इसको अंडू बोलते हैं, तो हमारे पास अंडू का ऑप्शन भी होता है। हम इसमें सेव भी कर सकते हैं सब कुछ और अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कमांड इसके अंदर आती है डियर दैट इज योर सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड का काम क्या होता है? इट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। इट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। मान लो आपका एक डेटाबेस बना हुआ है, इस पूरे डेटाबेस में से अगर तुमको कुछ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए तो तुमको वो मिल सकता है। जैसे अगर मान लो मुझे पूरा का पूरा ही डेटाबेस चाहिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सिलेक्ट कमांड क्या कर रही है, डेटाबेस में से आपको आपकी चॉइस का डेटा दे रही है। अब आपकी चॉइस का मतलब है कि हो सकता है आपको मुझे पूरा का पूरा डेटाबेस भी देखना है, या फिर आप कहो कि मुझे कुछ थोड़ा सा पोर्शन देखना है। तो आपको इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? सबसे पहले आपको लिखना होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद एक्चुअल में आप ना कॉलम्स के नेम लिखते हो, जितने कॉलम्स आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद आप बताते हो फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। जैसे आपने लिखा सिलेक्ट, अभी हमने स्टार क्यों लिखा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिलेक्ट के बाद आप हमेशा कॉलम के नेम लिखते हो, और उसके बाद आप फ्रॉम हमेशा लिखोगे और बताओगे कौन सा टेबल में से सिलेक्ट कर, ये सारी चीजें। तो अगर आपको सारे कॉलम देखने हैं, तो आप सारे कॉलम नेम लिखने की जगह आप सिर्फ स्टार ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, तो उससे क्या हुआ, जितने भी कॉलम के नेम्स थे वो सारे आ गए। जब कॉलम के नेम वो एसेस करेगा, तो कॉलम के नेम के साथ उसके नीचे जितना भी उसका डेटा होगा, ये एक पूरा कॉलम है ना, तो जब मैंने इस कॉलम का नेम लिखा, इसका मतलब है कि इस कॉलम के साथ जितना भी डेटा अटैच था वो सारा उठ के आएगा। जब मैंने इस कॉलम का नेम लिखा, तो इस कॉलम के साथ जितना भी डेटा अटैच था वो सारा उठ के आएगा आउटपुट में। तो जब मैंने लिख दिया सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब सारे कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, तो इसका मतलब बेसिकली मेरे पास वही टेबल उठकर आ गया। तो जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू, स्टू का नाम टेबल नेम है अगर, तो स्टूडेंट का पूरा टेबल उठ के आ गया। अगर मैंने बोला मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए टेबल में से, तो आप सिलेक्ट के बाद उन कॉलम का नेम लिख दो। जैसे मान लो इस केस में मुझे स्टूडेंट की आईडी चाहिए और स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो मैं लिख दूंगी सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, फिर पहले कॉलम नेम के बाद में कॉमा लगाऊंगी, फिर मैं दूसरे कॉलम का नेम लिखूंगी स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टू। तो अब क्या होगा, सिर्फ स्टूडेंट की आईडी और जो स्टूडेंट का नेम है वो वाले कॉलम जो है मेरे पास उठ के आ जाएंगे। अगर मैंने वो, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा का सारा डेटा उठ के आ रहा है। अब ये भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ से डेटा कुछ अपनी मर्जी का उठाना चाहूँ। मान लो ये एक टेबल है, मैं कहूँ जिन बच्चों के मार्क्स 30 से ज्यादा हैं सिर्फ मुझे उनका रिकॉर्ड दिखाओ, या 50 से ज्यादा है मुझे सिर्फ उनका रिकॉर्ड दिखाओ। ऐसे भी तो कंडीशन हो सकती है ना। तो जहाँ पे मुझे रोज भी मेरी मर्जी की चाहिए और कॉलम भी मेरी मर्जी के चाहिए, तो उसके लिए आपका सिंटेक्स क्या रहता है, कॉलम्स पहले सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3, जो कॉलम चाहिए फ्रॉम टेबल नेम लिखने के बाद फिर आप वेयर लिखते हो। वेयर के अंदर आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हो। वेयर के अंदर जो भी कंडीशन स्पेसिफाई करोगे उससे आपकी रोज पे इफेक्ट पड़ेगा कि कौन सी रोज आपको आउटपुट में शो होंगी। तो जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट कर दो स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम फ्रॉम स्टू, तो उसने ये पूरा बना लिया। उसके बाद मैंने लिखा वेयर स्टूडेंट नेम ग्रेटर देन 30, स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 30। तो उसने बोला कि ये दो कॉलम मिलने चाहिए, कहाँ पर मिलने चाहिए, जहां पर मार्क्स जो है 30 से ज्यादा है। अब जब भी आप कंडीशन लगाते हो ना बेटा, तो कंडीशन में आप सबसे पहले कॉलम का नेम लिखते हो, और उसके बाद कोई ऑपरेटर लगाने के बाद कोई टारगेट वैल्यू सेट करते हो जिससे आपका कंपैरिजन होता है। अब इस केस में होगा क्या, सबसे पहले ना वो ये देखेगा, अच्छा स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 30, तो स्टूडेंट मार्क्स वाले वो कॉलम पे चला जाएगा। अब स्टूडेंट मार्क्स जो है वो वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, वो इस वाले मार्क्स पे जाएगा 30, और वो इस 30 को यहाँ इस स्टूडेंट मार्क्स को
वाले अल्फाबेट को रिप्लेस कर देगा इस 30 से, और कंपैरिजन होगा 30 ग्रेटर देन 30, तो आंसर इज फॉल्स, क्योंकि 30 तो इक्वल टू 30 होता है, इसलिए वो इस रो को सिलेक्ट नहीं करेगा। फिर वो नेक्स्ट सिलेक्ट करेगा 32। अब ये जो स्टूडेंट मार्क्स वाला जो आपका वेरिएबल है, ये रिप्लेस हो जाएगा विथ 32। तो अब चेक होगा क्या 32 ग्रेटर देन 30 है, तो द आंसर इज ट्रू। तो अब वो क्या करेगा, इसको सिलेक्ट कर लेगा, इस वाली रो को। फिर नेक्स्ट वो लेगा 35, तो वो चेक करेगा क्या 35 ग्रेटर देन 30 है, तो द आंसर इज ट्रू। तो वो इस वाली रो को भी एक्सेप्ट कर लेगा। अभी ये जो आउटपुट जनरेट हुआ डियर, ये गलत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम ही चाहिए। तो ये जो 2 कॉलम मेरे एक्सीडेंटली लिख दिए, ये नहीं आने थे, ये डिलीट हो जाएँगे। आपको आउटपुट में सिर्फ इतना ही आंसर मिलेगा, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, 2B 3C। ये तो एक्चुअल में कंपैरिजन के बाद आता अगर मैं यहाँ स्टार लगा देती। पर क्योंकि मैंने कॉलम भी स्पेसिफाई कर रखे हैं कि जहाँ पर बच्चों की मार्क्स 30 से ज़्यादा हैं, वो ये 2 रोज़ बनती है ना, इन 2 रोज़ में से अब मेरे को ये 2 कॉलम आप दे दो। ठीक है? तो पहले आपकी वेयर कंडीशन जो होती है वो सॉल्व होती है, जिससे रोज़ सिलेक्ट हो जाए। जब रोज़ सिलेक्ट हो जाती है आउटपुट की, तो उसके बाद जो कंप्यूटर होता है फिर वो चेक करता है कि भाई उस पे कौन से वाले कॉलम आ रहे हैं। तो मेरे को ये 2 कॉलम चाहिए थे ना, तो इन 2 रोज़ के लिए मुझे ये 2 कॉलम चाहिए थे, तो आउटपुट में आपको सिर्फ यहीं तक दिखना था। स्टूडेंट एड्रेस और मार्क्स नहीं दिखने थे, ये एक्सीडेंटली आ गया है। तो आपके पास 2B एंड 3C फिर आ जाता टेबल की फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी एसक्यूएल की कमांड होती है डियर, दैट इज इंसर्ट कमांड। इंसर्ट के अंदर आप क्या करते हो, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। ये किसी टेबल के अंदर आपको डेटा इंसर्ट करने में हेल्प करेगा। देखो, अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने टेबल में से डेटा सिलेक्ट करना तो देख लिया, पर हमने टेबल में अभी तक डाला तो है ही नहीं डेटा। हमने टेबल क्रिएट कर लिया, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना सीख लिया, पीछे हमने सिलेक्ट करना भी सीख लिया, लेकिन डेटा आया कहाँ से? तो डेटा हम पहले डालते हैं, किस कमांड की हेल्प से डालते हैं, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। तो इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। तो इंसर्ट और डेटा इन ऑल कॉलम्स। तो अगर आपको अब इंसर्ट के कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो अगर सारे कॉलम्स में डेटा डालना है, इसका मतलब है पूरी रो में इसका भी डेटा मेरे पास हो, इसका भी 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 हो, इसका भी, इसका भी हो। तो जब इस ढंग से डालना है कि जब मेरे पास हर कॉलम का डेटा पड़ा हुआ है, उस ढंग से डालना है, तो आप कैसे सिंटेक्स लिखोगे? आप लिखोगे सबसे पहले इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू लिखने के बाद, ठीक है, फिर आप लिखोगे टेबल का नेम, यहाँ टेबल का नेम आना था। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर आप सारे कॉलम के नेम्स लिखोगे, फिर आप लिखोगे वैल्यूज कीवर्ड और उसमें वैल्यू डालोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। इंसर्ट इनटू का मतलब होता है कि इंसर्ट करो, किस में इंसर्ट करो, कस्टमर्स नाम के टेबल में इंसर्ट करो। उसके बाद आपको सारे कॉलम के नेम बताने होते हैं। ठीक है, तो आपने बताया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मार्क्स। तो जैसे इस टेबल में कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, एड्रेस, सिटी, पोस्टल एड्रेस, कंट्री, इन इन कॉलम्स में अब मुझे वैल्यू डालनी है ना। तो वैल्यू डालने से पहले हम उसको बताएंगे कैसे, वैल्यूज लिख के। मैंने लिखा वैल्यूज, अब उन वैल्यूज में अब वैल्यूज इस ढंग से डालेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम लिखा है, तो कस्टमर नेम का ही वैल्यू मैंने डाला हो। अगर मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर की ही वैल्यू डाली हो। अगर मैंने एड्रेस लिखा है, तो एड्रेस की ही वैल्यू डाली हो। सिटी लिखी है तो सिटी ही डाली हो, पोस्टल एड्रेस में पोस्टल एड्रेस, कंट्री में कंट्री। मतलब मैपिंग जरूरी है। मतलब टेबल के नेम के बाद आप जो भी कॉलम नेम स्पेसिफाई करोगे, जब वैल्यूज डाल रहे होगे, तो उस कॉलम नेम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आनी चाहिए, वो मैप्ड हो, वही वैल्यू आए, कोई और वैल्यू ना आए। अगर कस्टमर नंबर में के नेम लिखा हो यहाँ पहले, और मैं यहाँ नंबर डाल देती हूँ, फोन नंबर, तो एरर जनरेट होगा, आपकी क्वेरी वर्क नहीं करेगी। वो बोलेगा कि जो भाई मैपिंग तो हो नहीं रही है ना, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप कुछ और स्पेसिफाई की है, वहां पे varchar होगी, यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो, इंटीजर आ जाएगा नंबर में, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, जब आपको पता ही है कि यार सारे कॉलम में ही वैल्यू डालनी है और वन बाय वन ही डालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, जो कॉलम्स के टेबल नेम के बाद जो आप ये कॉलम नेम स्पेसिफाई कर रहे होते हो, या स्पेसिफाई मत करो, आप लिख दो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, और सीधा वैल्यूज डाल के, आपको कॉलम तो पता ही है कौन कौन से हैं, और उनका मार्क वो भी पता है, ऑर्डर भी पता है। तो जिस ऑर्डर में आपने टेबल क्रिएट किया था, उसी ऑर्डर में उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दो। जैसे इस केस में मैंने कॉलम का नेम नहीं लिखा, लेकिन जो ऑर्डर था उसी ऑर्डर में मैंने
वैल्यूज डाल दी, तो अगेन वो वर्क कर जाएगी। वो मैप, बस मैपिंग होनी चाहिए। जो क्रिएशन के टाइम पे आपने ऑर्डर लिखा था, अगर आप उसी ऑर्डर में वैल्यूज डाल रहे हो तो वो अपने आप वैल्यूज फिल कर देगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। मान लो अगर आप इनकम्प्लीट डेटा डालते हो, कई बार होता है मेरे पास कंप्लीट डेटा नहीं होता है, किसी कॉलम के लिए है, किसी के लिए नहीं है, तो उस केस में आप डाल सकते हो। लेकिन उस केस में आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कॉलम नेम बताना, कि भाई फिर मैं किस कॉलम में वैल्यू डलवाना चाहती हूँ। जैसे मान लो इस सारे में से मेरे पास सिर्फ कस्टमर का नेम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, आगे मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो मैं इंसर्ट इनटू कस्टमर्स लिखने के बाद वो 2 कॉलम के नेम बता दूंगी। जरूरी नहीं है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है कि कस्टमर नेम हो सकता है आपके पास एड्रेस होता। तो बस उन 2 कॉलम नेम का नाम बताना है, वैल्यूज डाल के उनकी वैल्यू डाल दो। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मैपिंग कर लेगा। वो देख लेगा कि जहाँ कस्टमर नेम लिखा है उस वाले में ये वाली वैल्यू डालनी है, जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है कॉलम में वहां पे ये डालना है। वो मैपिंग ये खुद कर लेगा और बाकी सारी रोज में वो नल वैल्यू अपने आप डाल देगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज आपने याद रखना, जब भी आप इंसर्ट करें, जब भी आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज करें, मतलब जहाँ पे अल्फाबेट्स न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन में यूज हो रहे हैं, या फिर जहाँ अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, जैसे ये आपका सिर्फ अल्फाबेट्स है और यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक है, क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक इकट्ठे यूज हो रहे हैं, तो वहां पे आपको डबल कोट्स डालने हैं। ये मैंडेटरी है, डबल कोट्स नहीं डालोगे तो एरर जनरेट करेगा। अगर आप न्यूमेरिक डेटा टाइप का वैल्यू डाल रहे हो, यानी इंटीजर, फ्लोट, कुछ इस ढंग का, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखोगे, डबल कोट्स का यूज आप नहीं करोगे। नेक्स्ट आता है डियर आपका अपडेट कमांड। अब क्या हुआ, आपने टेबल बना लिया, टेबल में डेटा भी डाल दिया, ठीक है जी। मान लो कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको लगा कि यार कुछ डेटा अपडेट करना है, चेंजेस करने हैं डेटा में, जो कि पॉसिबल भी है, हो भी सकता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अपडेट कमांड का यूज करते हैं। तो इट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। टेबल के अंदर जो डेटा आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या रहेगा, मैं लिखूंगी अपडेट और उसके बाद मैं टेबल का नेम लिख दूंगी। उसके बाद मैं लिखूंगी सेट कीवर्ड। सेट कीवर्ड में क्या होता है, जो भी आपको न्यू वैल्यू डालनी है और जिस कॉलम में डालनी है आपको वो बताना होता है। तो सेट करना है जिस कॉलम में वो न्यू वैल्यू डालनी है, वो वैल्यू बता दो। हो सकता है मल्टीपल जगहों पे आपको चेंज करना हो, तो पहले कॉलम का नाम वैल्यू कॉमा करके आप सेट करके दूसरे कॉलम का नाम वैल्यू 2 लिख सकते हो, सेट करके तीसरे कॉलम का नाम वैल्यू लिख सकते हो, और साथ में फिर वेयर कंडीशन लगा के यहाँ पे आपको ये बताना पड़ता है जहाँ, मतलब करनी कहाँ पर है। चेंज तो करनी है, ठीक है, इन कॉलम्स में ये नई नई वैल्यूज आ जाए, सेट कर देंगे, पर करनी कहाँ पर है, तो वेयर में आप वो चीज बताते हो जहां पर करनी है, ठीक है। इसका ये सिंटेक्स है। इसके अलावा आप एक बार सेट लिख के कॉमा करके मल्टीपल वो डाल सकते हो जगह जहां पे आपको चेंजेस करनी है, जैसा मैंने इस एग्जाम्पल में शो कर रखा है। तो मान लो मैंने लिख दिया अपडेट्स टू सेट। मैंने बोला कि जो स्टूडेंट का नेम है दीपक कर दो, और स्टूडेंट का फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 कर दो, मतलब इन 2 कॉलम्स में चेंज कर दो। वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 2, मतलब जहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर या उसकी आईडी 2 मिले, वहाँ पर ये चेंजेस कर दो। तो सेम मेरा एक टेबल था जिसमें स्टूडेंट की आईडी 1 2 थी, उनके कुछ नेम थे, उनके फ़ोन नंबर थे। अब मैंने बोला कि इस स्टूडेंट टेबल को चेंज करो, सेट करना है नेम को दीपक और फ़ोन नंबर को ये। तो वो तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो पहले हम जाएँगे वेयर पे। वेयर से हमें पता चलेगा जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 2 है, तो वो देखेगा स्टूडेंट आईडी में वो कंपेयर करेगा। पहले वो इसकी वैल्यू उठाएगा 1, तो क्या 1 इक्वल टू 2 है? आंसर इज़ नो। तो वो इस पे नहीं जाएगा, फिर वो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा 2। तो क्या 2 इक्वल टू 2 है? येस। तो वो कहेगा हाँ भाई यहाँ पर चेंज करना है। अब चेंज करना है क्या है? स्टूडेंट का नेम कर दो दीपक, तो अब स्टूडेंट नेम वाले कॉलम पे जाएगा, वो देखेगा हाँ स्टूडेंट आईडी 2 है, अब इस वाले कॉलम पे जाना है, तो पहले नाम ऋतिक लिखा हुआ था, वो कहेगा नहीं भाई इसको तो दीपक करना है। और फिर वो जाएगा स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, तो पहले वो देखेगा स्टूडेंट आईडी 2 किसकी थी, यहाँ पे थी, स्टूडेंट फ़ोन नंबर ये रहा, तो भाई ये वाला फ़ोन नंबर था, अब इसको अपडेट करके करना है 1 2 3 4 5 6। तो जब आप इसको बाद में सिलेक्ट करके इस टेबल को दोबारा से देखोगे, तो अपडेटेड टेबल ये मिलेगा, 2 पे आपको नेम में ऋतिक की जगह दीपक दिखेगा, फ़ोन नंबर भी जो है वो अपडेट हो चुका होगा। तो सेट स्टेटमेंट जो होती है वो सेट करती है न्यू वैल्यूज को, और वेयर क्लॉज जो होता है वो सिलेक्ट करता है वो रोज जिसके लिए ये अपडेशन करनी है। मतलब कहाँ करना है वो वेयर बताएगा, और करना क्या है वो ये वाले सेट बताएगा आपको। नेक्स्ट आता है आपका डिलीट कमांड। डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल।
अगर एक टेबल आपका बना हुआ है ऑलरेडी और उसमें से आपको कुछ रोज डिलीट करनी है या सारी रोज डिलीट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, डिलीट कमांड का यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि ट्रंकेट और डिलीट दोनों ही है, पर ट्रंकेट जो है वो डीडीएल की कम उसमें आ रही है, डिलीट डीएमएल में आ रही है। ये वन बाय वन जो है रिकॉर्ड डिलीट करती है कंडीशन मैच करके, लेकिन ट्रंकेट क्या करता है, वो पूरे ही टेबल के डेटा को डिलीट करेगा, वो कंडीशन पे वर्क नहीं कर सकता। जो ट्रंकेट है उसने सारा का सारा टेबल का डेटा डिलीट कर देना है, ठीक है। तो टू डिलीट रोज फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन, अगर कंडीशन के बेसिस पे कुछ रिकॉर्ड्स हमने डिलीट करवाने हैं तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट फ्रॉम लिखते हैं, डिलीट के बाद कभी भी कॉलम का नेम नहीं आता। उसका रीजन क्या है कि डिलीट में पार्शियल डिलीशन नहीं हो सकती, पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट होता है, सारी पूरी रो कंप्लीट रो डिलीट होगी। ये नहीं है कि आप 3 डिलीट कर दो और निकिता और सोनीपत रह जाए, ऐसे हम डिलीट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से डिलीट के बाद कभी कॉलम नेम नहीं आता है। आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन। डिलीट आप बता देंगे कि भाई डिलीट करना है इस टेबल से और कहाँ पे डिलीट करना है, तो फिर वेयर के बाद आप वो कंडीशन देंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टू वेयर स्टू आईडी इक्वल टू 3, तो स्टूडेंट आईडी में जहां पर रोल नंबर 3 है उसको डिलीट कर दो, तो ये डिलीट हो जाएगा पूरा। तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। अगर आपको कंप्लीट टेबल का डेटा डिलीट करना है, मतलब स्ट्रक्चर तो रहेगा अभी भी, लेकिन डेटा सारा डिलीट कर देना है, तो आपको बस लिखना है डिलीट फ्रॉम स्टू, आपको कोई कंडीशन नहीं डालनी। डिलीट फ्रॉम स्टू का मतलब है सारा ही डिलीट कर दो, क्योंकि मैंने आगे तो कंडीशन बताई नहीं ना कि मेरे को डिलीट करना क्या क्या है। तो दिस इज हाउ योर डिलीट कमांड वर्क्स। और डिलीट और ट्रंकेट में तो हम ऑलरेडी डिफरेंस पढ़ चुके हैं, तो हम डिलीट ड्रॉप में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। डिलीट स्टेटमेंट ओनली रिमूव्स द डेटा फ्रॉम द टेबल, whereas truncate removes also frees the delete statement only removes the data from the table. Delete जबकि truncate statement also frees the memory along with the data removal. दूसरी डिफरेंस क्या होता है डिलीट और ट्रंकेट में आपका, कि डिलीट जो था ना वो सिर्फ डेटा रिमूव कर रही है, ठीक है, लेकिन जो ट्रंकेट है वो मेमोरी भी खत्म कर रही है along with the data removal। मतलब वो क्या कर रही है कि अगर डेटा रिमूव हो गया तो उसी टाइम पे तो जो मेमोरी वहां से फ्री हुई उसको उसने फ्री स्पेस से जोड़ दिया कि आगे तुम कोई भी उसमें काम कर सकते हो। लेकिन जब आप डिलीट कमांड का यूज कर रहे होते हो तो उस टाइम पे ये चीज नहीं होती है आपकी, ठीक है। और ट्रंकेट जो है इसलिए वो ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। टाइप्स ऑफ डीएमएल लैंग्वेज आपकी आएंगी, पहला है प्रोसीजरल डीएमएल एंड नेक्स्ट इज योर नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। प्रोसीजरल डीएमएल को आप नॉन डिक्लेरेटिव भी बोलते हो, नॉन प्रोसीजरल डीएमएल को आप डिक्लेरेटिव भी बोलते हो। प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर बताना, नॉन प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर नहीं बताना। तो प्रोसीजरल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, दे रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा आर नीडेड एंड हाउ टू गेट दोज डेटा। मतलब आपको पूरे स्टेप्स बताने पड़ते हैं कि मुझे ये चाहिए और मुझे कैसे चाहिए, मुझे वो सारा भी बताना पड़ता है। तो यूजर को एक एक स्टेप बताना पड़ेगा जो सिस्टम को टेक प्लेस करना पड़ेगा, दैट सिस्टम शुड टेक टू मैनिपुलेट द डेटा। तो एग्जाम्पल हो गए जैसे कोबोल, फोर्ट्रन, पीएल, एसक्यूएल, तो ये सारी आपकी डीएमएल लैंग्वेजेस होती हैं। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं कि दे रिक्वायर यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट आर नीडेड, क्या चाहिए, लेकिन तुमको प्रोसीजर नहीं बताना, यानी तुमको ये स्पेसिफाई ही नहीं करना है हाउ टू गेट दोज डेटा, ठीक है। तो नॉन प्रोसीजरल इसलिए इजी टू लर्न होती है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेरीज की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्मॉल इन साइज होती हैं। और वो स्मॉल इन साइज क्यों है, क्योंकि जो आपका एसक्यूएल या माई एसक्यूएल या ओरेकल है वो सारे आपके नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल का मतलब है कि आप तो बता ही नहीं रहे कैसे डिलीट करना है, आप तो बस ये बता रहे हो कि मुझे ये डिलीट कर दे। आपने कोई भी जो क्वेरी लिखी है पीछे, आप बस यही तो बताते हो ये डिलीट कर दो, ये ऐड कर दो, ये मॉडिफाई कर दो। कैसे करते हो वो तो आप बताते ही नहीं, आप सिलेक्ट वर्ड की कोडिंग तो नहीं कर रहे हो ना। तो इसलिए ये सारी नॉन प्रोसीजरल की कैटेगरी में आती हैं, जहाँ ये तो बताओगे क्या करना है पर ये नहीं बताओगे कैसे करना है। नेक्स्ट आता है डियर आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू द स्टोर्ड और सेव्ड डेटा इन डेटाबेस, ठीक है। तो इट इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू द स्टोर्ड और सेव्ड डेटा इन द डेटाबेस। देखो डेटा को कंट्रोल करना है अब हमने,
डेटा को कंट्रोल कैसे करेंगे? उसकी मूवमेंट, कि कौन देख सकता है, कौन चेंज कर सकता है, यानी प्रिविलेजेस देना, राइट्स देना स्टार्ट कर रहे हैं अब हम लोगों को। तो जो कंट्रोल करना कि कौन उसको देख सकता है, कौन उसको असेस कर सकता है, जो डेटा आपका डेटाबेस में सेव्ड है, तो वो ये लैंग्वेज काम करती है। इट इज यूज्ड टू मैनेज द प्रिविलेजेस, जो ये वो प्रिविलेजेस को देख रही है जो हम किसी यूजर को दे सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड टू असेस दिस डेटा, दिस स्टोर डेटा, एंड इट इज मेनली यूज्ड टू रिवोक एंड ग्रांट द यूजर द रिक्वायर्ड एक्सेस टू एनी डेटाबेस। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ये क्या कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है और यूजर को ग्रांट भी कर सकता है कोई भी एक्सेस। मतलब मैं आपको परमिशन दे भी सकती हूँ और मैं आपसे परमिशन ले भी सकती हूँ। तो वी रिक्वायर डेटा एक्सेस परमिशंस टू एग्जीक्यूट एनी कमांड और क्वेरी इन द डेटाबेस सिस्टम। दिस यूजर एक्सेस इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग डीसीएल कमांड। तो बोलता है कि हम कुछ परमिशंस देते हैं जिससे एक पर्सन को, जिससे वो एग्जीक्यूट कर सकता है किसी कमांड को या क्वेरी को। तो वो किसकी हेल्प से होता है? डीसीएल कमांड से। डीसीएल कमांड्स आर ट्रांजैक्शनल, दैट इज दीज कमांड्स इंक्लूड रोलबैक पैरामीटर्स। मतलब क्या है कि अगर आज मैंने आपको परमिशन दी है तो मैं आपसे वापस भी ले सकती हूँ, और अदरवाइज मैं क्या कर सकती हूँ, आज मैंने आपको रिवोक कर रखा है किसी परमिशन के लिए, तो कल मैं आपको ग्रांट अगेन कर सकती हूँ। तो कौन सी कमांड्स को ये कंसिस्ट करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ग्रांट और सेकंड है आपकी रिवोक। ग्रांट में क्या होता है? आप परमिशन देते हो, ठीक है, एसेस प्रिविलेजेस गिव की जाती हैं टू अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। करना क्या होता है? आपको ग्रांट लिख के आपको प्रिविलेज बतानी है, किस ऑब्जेक्ट पे देनी है और किस किस यूजर को देनी है। जैसे मैंने बोला ग्रांट ऑल, यहाँ पे आप प्रिविलेज बताओगे, ठीक है, वो कैसे, कौन से वाली आप दे सकते हो, जैसे रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ग्रांट ऑल, अगर आपको सारी परमिशन ही देनी होती है ना तो हम ऑल लिख देते हैं। तो इस केस में मैंने बोला कि ग्रांट कर दो, सारी परमिशन दे दो। कौन से ऑब्जेक्ट पे? मान लो ये आपका कोई डेटाबेस है, डीबी लिख के डॉट स्टार का मतलब है कि उस डेटाबेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड है, कोई इंडेक्स क्रिएटेड है, जितने भी टेबल्स क्रिएटेड है उस डेटाबेस के अंदर, तो उन सारे डेटाबेस, उस पर्टिकुलर डेटाबेस के सारे टेबल्स के ऊपर मैंने ग्रांट कर दी, और वो परमिशंस मैंने किसको दी है? इस जॉन नाम के यूजर को। ठीक है, तो ग्रांट कर दी सारी परमिशन किस ऑब्जेक्ट के ऊपर? भाई ये जो डेटाबेस है, जिस इस डेटाबेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने डेटाबेस डॉट स्टार लिखा हुआ है, तो डेटाबेस नेम डॉट स्टार का मतलब है कि इस डेटाबेस के अंदर जो कुछ भी बना हुआ है उसको, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने परमिशन दी है, और किसको दी है? इस वाले यूजर को। अगर मान लो मेरे को टेक बैक परमिशन करनी है, तो आप लिख सकते हो रिवोक प्रिविलेज ऑन ऑब्जेक्ट टू यूजर वन यूजर टू। जैसे मैं, सॉरी, यहाँ रिवोक लिखना था। जैसे मैं बोल दूं कि रिवोक कर दो रीड, कि मैं रिवोक की परमिशन ले रही हूँ, किस में से? इस डेटाबेस में से ले रही हूँ, इस डेटाबेस में जितने भी टेबल्स हैं उन सब में से ले रही हूँ, टू जॉन, मतलब जॉन को मैंने रीड की परमिशन बंद कर दिया, जॉन रीडिंग कर ही नहीं सकता डेटाबेस में। ठीक है, तो ये वाली मैंने परमिशन, यहाँ पे आपको रिवोक लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आपकी नेक्स्ट है। तो इट इज अ सेट ऑफ स्पेशल कमांड्स दैट डील विद ट्रांजेक्शंस विद इन द डेटाबेस। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या? इट इज अ सेट ऑफ स्पेशल कमांड्स दैट डील विद द ट्रांजेक्शन विद इन द डेटाबेस। तो जो भी आपके डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो ये उसको डील करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? ये टीसीएल। ट्रांजैक्शन होते हैं क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टास्क दैट आर ट्रीटेड एज अ सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट बाय द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो जितने भी टास्क जो एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है, जो रिलेट कर रहे होते हैं आपस में, एक काम को करने के लिए हो सकता है 5-6 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़े, तो वो सारे टास्क जो एक ही टाइप के थे, ठीक है, वो एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किए जाते हैं और उनको हम ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। और इन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आप टीसीएल की लैंग्वेज यूज कर सकते हो। हेल ट्रांजैक्शंस आर रिस्पांसिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट टास्क विद इन द डेटाबेस। The modification performed using the DBML commands are executed or rolled back with the help of TCL commands. तो जो भी modifications जो आपने करी हैं DML commands की, are executed or rolled back with the help of TCL. तो DML commands में जब भी आप सेव करोगे या कुछ करोगे, अगर आपको लगता है, क्योंकि DML में बहुत सारा काम कर रहे हो ना जो आपस में रिलेट कर रहा है, तो आपको उसको कहाँ पे बैक करना है, कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे टेम्परेरीली सेव करना है, तो वो सारा कौन हेल्प कर सकता है आपको? TCL. These commands are used to keep a check on the other commands and their effects on the database. ये भी ध्यान रखते हैं कि दूसरी कमांड्स इनकी वजह से डेटाबेस पे इफेक्ट क्या जा रहा है या किसी और कमांड पे इफेक्ट क्या जा रहा है। इसमें जो सबसे पहला आता है डियर, दैट इज योर कमिट।
अगर आप सारे के सारे चेंजेस परमानेंटली सेव करना चाहते हो, तो बाय डी जो भी डीएमएल में आपने करे हैं, तो आप कौन-सा कमांड यूज़ कर सकते हो कमिट। एक बार आपने कमिट यूज़ कर दी तो वो बैक नहीं हो सकती। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इम्प्लिसिटली यूजेस द कमिट कमांड बिफोर एंड आफ्टर एवरी डीडीएल कमांड टू सेव द चेंजेस परमानेंटली इन द डेटाबेस। जब आप स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हो ना, तो डीडीएल के लिए वो ऑटो कमिट एक टाइप से आप लगा सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करता रहता है। तभी बिना सेविंग के भी आपने जो स्ट्रक्चर ऊपर बनाया होता है, वो आगे उसमें काम चलता रहता है। बस आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी आप अपनी नॉर्मल कोडिंग कर रहे हो उसके बाद एक लाइन कमिट लिख के एंटर कर दो, तो वो कमिट हो जाता है। रोल बैक जो होता है, इट इज यूज्ड टू अंडू द ट्रांजैक्शंस दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन परमानेंटली सेव्ड और कमिटेड टू द डेटाबेस। जो डेटाबेस में आपको ऑलरेडी कमिटेड नहीं है, जो परमानेंटली सेव्ड नहीं है, उसको अगर आपने अंडू करना है, देखो जो सेव्ड नहीं है, क्योंकि हमने बोल दिया ना जो कमिट हो गया वो तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उसका अनडन नहीं हो सकता। तो मैं वही बोल रही हूँ, जब तक आपने सेव नहीं किया है, अगर आप उसमें बैक करना चाहो तो आप रोल बैक लिख सकते हो। ये प्रीवियस स्टेट दे देगा, फिर उसके बाद जैसे आपका अंडू वर्क करता है ना, जो प्रीवियस स्टेट देता है, तो उसी ढंग से ये आपको प्रीवियस स्टोर्ड वैल्यू दे देगा, जो उस एग्जीक्यूशन से पहले था वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप सिंपल रोल बैक लिखो। अगर आपको किसी पॉइंट तक रोल बैक करना है, आपको कंप्लीट पूरा बैक नहीं करना, कुछ एक पॉइंट तक बैक करना है, तो आप रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम लिख सकते हो। अब भाई ये सेव पॉइंट नेम क्या है, तो वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो पहले सेव पॉइंट समझ लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। सेव पॉइंट क्या होता है? इट इज यूज टू क्रिएट अ पॉइंट विद इन द ग्रुप्स ऑफ ट्रांजेक्शन टू सेव और रोल बैक लेटर। देखो अगर हमने कमिट कर दिया तो कमिट के बाद तो रोल बैक चलता नहीं, तो ये तो बड़ा पंगा हो गया। इसका मतलब या तो सेव करेंगे या तो सेव नहीं करेंगे, और बीच में फेलियर आ गया तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि अगर कमिट कर दिया फिर कोई चेंज हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ के लिए हमने एक सेव पॉइंट की कमांड बना रखी है। सेव पॉइंट क्या करता है? ये एक पॉइंट क्रिएट कर देता है विद इन द ग्रुप्स ऑफ ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? ताकि आप सेव कर सको या रोल बैक कर सको लेटर। तो इट इज़ यूज्ड टू रोल बैक द ट्रांज़ैक्शन बैक टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट द नीड टू रोल बैक द होल ग्रुप ऑफ ट्रांज़ैक्शन। पूरा बैक करने की बजाय एक आप पॉइंट चूज़ कर सकते हो। एक थोड़ा-सा लॉजिकल काम कर लिया ना एक टाइप का, तो वहाँ पे एक सेव पॉइंट बना दो, सेव पॉइंट ए लिख दिया, ठीक है? फिर थोड़ा-सा लॉजिकल काम कर लिया, फिर लिख दिया सेव पॉइंट बी। तो जब आप आगे चल के रोल बैक करोगे तो उस पॉइंट तक ही आपका जो है बीच का काम जो होगा वो बैक होगा, उससे पहले वाला एक टाइप से आपका सेव भी है। और जब आपको लगे कि मैंने सारा काम ठीक कर लिया है तो फिर कमिट कर दो। तो सेव पॉइंट बनाने के लिए आप लिखते हो सेव पॉइंट और सेव पॉइंट का नेम, सेव पॉइंट को रिलीज़ करना है तो रिलीज़ सेव पॉइंट का नेम, और अगर रोल बैक करना है उस सेव पॉइंट से पहले तो आप लिख सकते हो रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम। तो ये डियर आपकी सारी की सारी टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।